अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है इसको इसका इंट्रोडक्शन जो है वो हम शेयर करते हैं। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इन अ वेरी वेल वे एट योर इंटरमीडिएट लेवल। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज अ separation technique in which a solute distribute itself between two immiscible liquids in a constant ratio irrespective of the amount solute added। मीन्स ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है जिसमें सोल्यूट जो है वो दो इमिसिबल लिक्विड्स के दरमियान में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। और ये अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूशन की है ये सोल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये साइड पे मैंने अपरेटस दिखाया है। सेपरेटिंग फनल इसे हम बोलते हैं। सेपरेटिंग फनल जो है ये आपके सामने है। इसके पार्ट्स आप लोगों ने जो वो याद कर लेने हैं। स्टॉपर है और ये आपको दो डिफरेंट किस्म के लिक्विड्स जो हैं, दो डिफरेंट कलर वाले इसके अंदर नजर आ रहे हैं। एक ऑर्गेनिक लेयर है, दूसरा एक्वस लेयर है। इनको हम अच्छी तरह से शेक करते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको स्टे कर देते हैं। दोनों लेयर्स हमें सेपरेटली जो है वो नजर आएंगे और स्टॉप कॉक की मदद से और हम इसको दोनों लेयर्स को सेपरेट बीकर्स के अंदर हम सेपरेट कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। एक एक्वस लेयर होती है, दूसरी ऑर्गेनिक लेयर होती है। ऑर्गेनिक लेयर में ऑब्वियसली जो हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले रखा है वो वोलेटाइल होता है। थोड़ी देर हम इसको रखेंगे तो सॉल्वेंट जो है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और हमारा सोल्यूट जो है वो आसानी से सेपरेट हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करती है टेक्निक। इट इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। बेसिक प्रिंसिपल जो है वो इसका लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन कहलाता है। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन also called liquid liquid extraction is a separation technique in which a substance is transferred from one liquid phase to another liquid phase based on its different solubilities into immiscible solvents. Usually one phase is aqueous, means water, and other phase is an organic solvent such as ether, chloroform, benzene, carbon tetrachloride, etc. The compound means solute distributes itself between the two solvents depending on its solubility and polarity. सोल्यूट अपनी सॉल्युबिलिटी और पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करते हुए दोनों सॉल्वेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम इसे कहते हैं। नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है कि व्हेन ए सोल्यूट इज एडेड to a system containing two immiscible solvents, it distributes itself between the two solvents in a constant ratio at equilibrium। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका दिया गया के डी, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कहते हैं, इज इक्वल टू सी स्टैंड्स फॉर concentration of the component in organic phase divided by concentration of component in aqueous phase। या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के डी इज इक्वल टू C1/C2। ये के डी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है। सी डी C1 क्या चीज है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट 1 मींस ऑर्गेनिक लेयर। C2 stands for concentration of solute in a solvent 2, that is aqueous layer। This ratio remains constant at a fixed temperature। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के डी, ये अलग से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या होता है। So it is the ratio of the concentration of the solute between two liquids
that is organic phase to that of the aqueous phase, means C1 over C2 या C organic over C aqueous. अगर किसी कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट वैल्यू लार्ज होगा तो सोल्यूट जो है वो ऑर्गेनिक फेज के अंदर ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन होगी. इट विल टेंड टू रिमेन इन द ऑर्गेनिक फेज, मीन सॉल्वेंट 1. More often, solute is extracted from aqueous solution into an immiscible organic solvent. आमतौर पे क्या होता है कि एक हमारे पास एक्वस लेयर होती है, एक्वस लेयर में हमारे पास सोल्यूट है, वो उसे हमने ट्रांसफर करना होता है इमिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ना. आफ्टर द मिक्सचर इज शेकन वेल, हम दोनों सॉल्वेंट को लेकर अच्छी तरह से शेक करते हैं. जब शेक करते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसको स्टैंड कर देते हैं. दोनों लेयर्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगी. डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटीज, मोर डेंसर लिक्विड जो है वो नीचे वाली साइड पर रहेगा और जो लेस डेंसर है वो अपर लेयर की फॉर्म में उस सेपरेटिंग फनल के अंदर मौजूद होगा. समटाइम्स क्या होता है कि कुछ कंपोनेंट्स जो है वो आयनाइज हो जाते हैं, जैसा कि वीक एसिड्स है, फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है. मेनी सब्सटेंसेस आर पार्शियली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्वेंट्स as weak acids. This causes pH effect on extraction. तो extraction पे इसके pH जो है वो अफेक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल बेंजोइक एसिड मैंने एग्जाम्पल शेयर की है, विच पार्शली आयोनाइज्ड इन वाटर, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आप लोग जानती हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट आयोनाइज्ड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट अनआयोनाइज्ड फॉर्म ना. ये इसका क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है. मीन जितनी आयनाइजेशन ज्यादा होती है उतना उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड ज्यादा होता है. जितनी आयनाइजेशन कम होती है उतना उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होता है. सो वीक एसिड की के वैल्यू कम होगी और स्ट्रॉन्ग एसिड्स की के वैल्यू स्टूडेंट्स ज्यादा होगी. डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इज गिवन बाय, ये हमने पिछले पेज के ऊपर भी पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय द एक्वस फेज के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन. तो सोल्यूट हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड है. HBZ स्टैंड फॉर बेंजोइक एसिड और सबस्क्रिप्ट ईथर लगाया है मैंने, यानी कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन ईथर लेयर या ऑर्गेनिक लेयर हम इसे कहते हैं, डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन एक्वस लेयर. A part of benzoic acid will remain in aqueous layer as benzoate ion. बेंजोइट आयन के फॉर्म के अंदर जो है वो थोड़ा सा बेंजोइक एसिड जो है वो किस फॉर्म में रह जाएगा, एक्वस लेयर के अंदर रह जाएगा, क्योंकि वो आयनाइज हो चुका हुआ है. और आयनाइज फॉर्म जो है वो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक लेयर के अंदर नहीं ट्रांसफर होगी ना. इट डिपेंड्स अपॉन द Ka and pH of the aqueous layer. Hence quantitative separation may not be achieved. लिहाजा अच्छी सेपरेशन जो है वो नहीं होगी या सेपरेशन जो वो कंप्लीट नहीं होगी. कंडीशंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए कंडीशंस क्या है कि टेम्परेचर मस्ट रिमेन कांस्टेंट, सोल्यूट शुड एग्जिस्ट इन द सेम मोलेकुलर फॉर्म इन बोथ सॉल्वेंट्स. देखते हैं आप लोगों के सामने ये भी बात आ गई कि दोनों सॉल्वेंट्स के अंदर जो सोल्यूट है वो अपनी मोलेकुलर फॉर्म के अंदर रहना चाहिए. मींस अगर आयनाइज हो गया है तो वो एक्वस फेज के अंदर तो रहेगा, लेकिन ऑर्गेनिक फेज के अंदर वो ट्रांसफर नहीं होगा. सोल्यूट कंसंट्रेशन शुड बी लो, मींस डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस नहीं होने चाहिए. द टू सॉल्वेंट्स मस्ट बी इमिसिबल, और दोनों सॉल्वेंट्स इमिसिबल हो ताकि हम उसको आसानी से सेपरेट कर सकें. मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, समटाइम्स सोल्यूट में एसोसिएट और डिसोसिएट, जैसे अभी हमने बात की बेंजोइक एसिड की, बेंजोइक एसिड जो है एक्वस लेयर के अंदर क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा. और ऑर्गेनिक लेयर के अंदर क्या हो जाएगा, वो एसोसिएट होकर डाइमराइज हो जाएगा. सो दोनों पॉसिबिलिटीज है कि कहीं हम देखेंगे कि कोई सोल्यूट जो है वो डिसोसिएट होकर अपने आयंस में कन्वर्ट हो गया है, और कहीं जो है वो एसोसिएट होकर डाइमराइजेशन हो गई है, जैसा कि मैंने अभी बेंजोइक एसिड के केस में आप लोगों के सामने शेयर की. फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड फॉर्म डाइमर्स इन बेंजीन, कि बेंजोइक एसिड अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर लेंगे तो वो डाइमराइज हो जाएगा, और अगर एक्वस फेज में लेंगे तो वो आयनाइज हो जाएगा, लिटिल बिट आयनाइज हो जाएगा. एसिटिक एसिड भी इसकी एग्जांपल है. इन सच केसेस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज मॉडिफाइड एज K is equal to concentration of the component in organic phase divided by the concentration of the component in aqueous phase raised to the power n.
वेयर एन रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब यहाँ पे एन जो है वो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन को डील करेगा। ये हम आगे जाके डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसको हम फर्दर किस तरह से जो है वो डिस्कस करेंगे। एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, केडी वैल्यू पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, एंड नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शंस पे डिपेंड करता है। अभी हमने केडी की वैल्यू बात कर ली थी, केडी वैल्यू अगर ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट विल रिमेन इन ऑर्गेनिक लेयर। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट जब वो ज्यादा है तो ऑब्वियसली चूंकि एक लिविंग प्रोसेस है तो जितना सॉल्वेंट ज्यादा होगा उतना सोल्यूट जो है उसकी उसके अंदर सॉल्बिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। एंड नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शंस मींस कि रिपीटेड एक्सट्रैक्शन या मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस हम करते हैं तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस होने की वजह से भी एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी वो कंपैरेटिवली बेटर होती है। इफ W is the initial amount of the solute, V1 is the volume of the aqueous phase, and V2 is the volume of organic solvent, K is distribution coefficient, then amount remaining after extraction। अगर हम सिंगल एक्सट्रैक्शन करते हैं या मल्टीपल एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हर एक्सट्रैक्शन के बाद कितनी अमाउंट जो है वो उसकी रह जाएगी वो हम कैसे निकालेंगे। W डिवाइडेड बाई 1 प्लस के इंटू V2 ओवर V1। अब W क्या है, V1 V2 क्या है, K क्या है, ये मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया है। हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस, मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस मैंने बोला कि बार बार एक्सट्रैक्शंस जो है वो करना, इसके लिए क्या है कि हम किसी भी एक्वस लेयर में से कंपोनेंट को सेपरेट करना चाहते हैं, हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जब उसके अंदर पुट करते हैं तो हम शेक करते हैं, शेक करने के बाद हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। एक दफा बड़ा सारा सॉल्वेंट जो है, बड़ी अमाउंट वाला सॉल्वेंट हम उसके अंदर पुट कर देते हैं। उसको एग्जांपल मैं यूं देता हूं कि अगर हम आयोडीन को सेपरेट करने जा रहे हैं उसके एक्वस सोल्यूशन में से, तो बजाय इसके कि हम 100 ml कार्बन टेट्राक्लोराइड एक ही दफा डाल दें, हम उसके 20 ml के 5 पोर्शन कर लेते हैं। पहले 20 ml डालेंगे, उसको शेक करेंगे, शेक करके सेपरेट कर लेंगे, फिर 20 ml डालेंगे, शेक करके सेपरेट कर लेंगे, फिर 20 ml डालेंगे। इस तरह से 5 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, एक्सट्रैक्शन आ जाएंगे। तो 5 टाइम्स हम उसको क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब 5 टाइम जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कंपेरेटिवली सल्यूट जो है वो ज्यादा जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इट इज मोर एफिशिएंट to perform several extractions with small volume of the solvent rather than one extraction with large volume. If extraction is repeated n times, the remaining solute becomes W into V1 over KV2 plus V1 raised to the power n. N is the number of extractions. N times mean extractions जो है जितनी दफा आप रिपीट कर रहे हो। कंक्लूजन क्या है, मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस इंक्रीजेस परसेंटेज रिकवरी ऑफ द सोल्यूट। मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस जो है वो सोल्यूट की रिकवरी को परसेंटेज को इंक्रीज करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के फैक्टर्स क्या है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, द सॉल्वेंट मस्ट डिसॉल्व द सोल्यूट एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। मींस ऐसा सॉल्वेंट सिलेक्ट करें जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है ऐसा सॉल्वेंट सिलेक्ट करें जिसके अंदर सोल्यूट की जो सॉल्बिलिटी है वो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी हो एक्वस लेयर की निस्बत। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, हायर केडी वैल्यू मींस बेटर एक्सट्रैक्शन। जितना डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो है वो ज्यादा होगा सोल्यूट का, उतनी उसकी सेपरेशन है वो बेटर होगी। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, पीएच कंट्रोल्स द आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जैसा कि हमने अभी वीक एसिड्स की एग्जांपल ली है, बेंजोइक एसिड है, एस्टिक एसिड है, ये आयनाइज हो जाते हैं, इस तरह से वीक बेसिस भी आयनाइज हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन को अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल वीक एसिड एक्सट्रैक्ट बेटर इन एसिडिक मीडियम। अब देखो वीक एसिड जो है एसिडिक मीडियम के अंदर ले जाएंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट के तहत इसकी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन कम हो जाएगी। आप लोग जानते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, रिकॉल इन योर माइंड the decrease in the degree of ionization of an electrolyte by the addition of another electrolyte containing common ion is known as common ion effect। ठीक है, कि हमारे पास दो जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइट्स है,
एक वीक है, दूसरा स्ट्रॉन्ग है। अब दोनों के अंदर एक आयन अगर कॉमन है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। तो एसिडिक मीडियम के अंदर वीक एसिड जो है उसकी आयनाइजेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस तरह से वीक बेसिस जो है उनकी आयनाइजेशन भी बेसिक मीडियम के अंदर कम हो जाएगी और उनकी एक्सट्रैक्शन कंपैरेटिवली बेटर हो जाएगी। टेम्परेचर इफेक्ट होता है, टेम्परेचर चेंजेस द सॉल्युबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम कंडीशंस। आप लोग जानती हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है, डायरेक्टली वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर वेरी करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी वेरी करेगी और सेपरेशन या एक्सट्रैक्शन जो है वो भी वेरी कर जाएगी। आयनिक स्ट्रेंथ, एडिशन ऑफ सॉल्ट्स में इंक्रीज एक्सट्रैक्शन एफिशिएंटली, इसे हम सॉल्टिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं। सॉल्ट डालने से भी एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी कंपैरेटिवली बेटर होती है। दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट या आयनिक स्ट्रेंथ की वजह से होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट, अब जो आइडियल सॉल्वेंट है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए कि गुड सॉल्वेंट शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इमिसिबल होना चाहिए वाटर के साथ, हाई सॉल्युबिलिटी फॉर द सॉल्यूट होनी चाहिए, लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर के अंदर कम सॉल्युबल होना चाहिए, लो विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी भी कम होनी चाहिए, लो बॉइलिंग पॉइंट मींस इजी टू रिकवर द सॉल्यूट ना, जैसे हम उसको सेपरेट करें तो वो पूरे का पूरा क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए आसानी से। ऑब्वियसली लो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो इवेपोरेट होगा, अदरवाइज इवेपोरेट नहीं होगा। केमिकल इनर्ट होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, ये ना हो कि वो रिएक्ट कर जाए। ठीक है, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और नॉन नॉन फ्लैमेबल होना चाहिए। ठीक है, मिनी नॉन फ्लैमेबल मीन इसको जल्दी आग नहीं लगनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक के डेंजरस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डाइथाइल ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, एटसेट्रा, सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह इसके एग्जांपल। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, बैच एक्सट्रैक्शंस भी होती हैं, कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शंस भी होती हैं, जिस तरह से सिस्टम्स जितने भी होते हैं मुख्तलिफ जो है वो फैक्ट्रीज के अंदर बैच सिस्टम भी होते हैं, कॉन्टिन्यूस सिस्टम भी होते हैं। कॉन्टिन्यूस सिस्टम जो था वो थ्रू आउट चलता रहता है, बैच सिस्टम जो होता है वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो इस वजह से बैच एक्सट्रैक्शन जो है वो कैरिड आउट इन अ सेपरेटिंग फनल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिंपल है, यूज्ड इन लेबोरेटरी स्केल पे हम यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्शन जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के ऊपर मोस्टली हम इसको फॉलो करते हैं। और एग्जांपल्स क्या है, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन है, इसके अलावा करंट काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, मीन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, द प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। मिक्सिंग है, हम दोनों सॉल्वेंट्स को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ट्रांसफर कर जाता है। सेपरेशन ऑफ लेयर्स, फिर दोनों लेयर्स को हम सेपरेट कर लेते हैं विद डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। कलेक्शन ऑफ द एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड है, फिर हम टैप की मदद से एक लेयर को एक बीकर में और दूसरे लेयर को दूसरे बीकर के अंदर हम कलेक्ट कर लेते हैं। ऑर्गेनिक लेयर जो आसानी से वेपोरेट हो जाती है, उस पर सोल्यूट जो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। एफिशिएंसी ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सिंगल एक्सट्रैक्शन, मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस। हम सिंगल एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन भी करते हैं। अभी इसकी मैंने पहले एग्जांपल आप लोगों को दी है कि आपके पास 100 ml जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिला हुआ है, दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट ने 100 ml सॉल्वेंट पूरे का पूरा एक ही दफा डाल दिया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, उसके 20-20 ml के 5 पोर्शन जो वो कर लिए। अब जिस स्टूडेंट से 5 पोर्शन कर लिए 20-20 ml के, वो मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस करेगा, और जिसने एक ही दफा डाला वो 100 ml, वो सिंगल एक्सट्रैक्शन है। अब सिंगल एक्सट्रैक्शन से क्या होगा, वो जल्दी से एक्सट्रैक्शन तो कर लेगा बट उसकी एक्सट्रैक्शन अच्छी नहीं होगी ना, बिकॉज इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। और एट इक्विलिब्रियम सम ऑफ द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट मस्ट रिमेन इन द एक्वस लेयर, वो एक्वस लेयर में कुछ ना कुछ रह ही जाना है, और जो रह गया वो एक्सट्रैक्ट नहीं होगा।
जबकि दूसरी तरफ जो मल्टीपल एक्सट्रैक्शन कर रहा है स्टूडेंट, जिसने 20 के 5 पोर्शन जो है वो कर रखे थे, वो 5 टाइम्स क्या करेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, मीन मल्टीपल एक्सट्रैक्शन की तरफ वो चला गया, तो उसकी एक्सट्रैक्शन के रिजल्ट्स कंपैरेटिवली बेटर होंगे। Conclusion: in multiple extractions, there are greater chances of solute to be removed from the aqueous layer to an organic layer, as it is an equilibrium process, and there is always some amount left behind, which reduces by multiple extractions. Multiple extractions हम उसको कम कर लेते हैं. For example, rinsing of cloth. बड़ी example important है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टर्म से फेमिलियर होते हैं, इसलिए मैंने ये एग्जांपल शेयर की है. फॉर एग्जांपल, rinsing of clothes in water to remove detergent give better results by using multiple rinsing in water. कि दो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी यूनिफॉर्म जो है वो उसको वॉश आउट कर रहे हैं, दोनों के पास एक एक बाल्टी जो है वो पानी है. एक स्टूडेंट ने क्या किया कि अपनी यूनिफॉर्म वो डिटर्जेंट वाली सर्फ वाली भरी हुई वो एक बाल्टी पानी में डाल दी है और उसी के अंदर उसको रिंस करी जा रहे हैं. जबकि दूसरा स्टूडेंट जो है उसने क्या किया, उस बाल्टी में से एक डब्बा जो पानी निकाला, उसके ऊपर डाला, उसको अच्छी तरह से रिंस कर लिया, फिर दूसरा डब्बा डाला, फिर तीसरा डब्बा डाला. इस तरह से वो थोड़ा थोड़ा पानी डालता जा रहा है, उसको बार बार जो है वो क्या कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है, जिसे हम निचोड़ना कहते हैं. तो उसका डिटर्जेंट, उसका सर्फ वगैरह जो है या साबुन वगैरह जो है वो उसकी यूनिफॉर्म में से ज्यादा रिमूव हो जाएगा. तो मीन्स उसकी एक्सट्रैक्शन जो है वो कंपैरेटिवली बेटर होगी. एप्लीकेशन ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस. एप्लीकेशंस की क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर, हाइड्रो मेटलर्जी के अंदर, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, बेशुमार इसकी एप्लीकेशंस है. एनालिटिकल केमिस्ट्री में सेपरेशन ऑफ मेटल आयंस है, ट्रेस एनालिसिस है. फार्मेसी के अंदर आइसोलेशन ऑफ ड्रग्स है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स है. हाइड्रोमेटलर्जी में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स सच एज यूरेनियम, कॉपर एंड निकल, जिसे एनरिचमेंट भी कहते हैं, एनरिचमेंट का प्रोसेस. पेट्रोलियम इंडस्ट्री में रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, और फूड इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लेवर्स, ऑयल्स, फ्रेग्रेंसेस. एडवांटेजेस ऑफ द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, हाई सिलेक्टिविटी है, हाई सेपरेशन एफिशिएंसी, सिंपल इक्विपमेंट है, एप्लीकेबल टू लार्ज स्केल ऑपरेशंस. लिमिटेशंस भी हैं, यूज ऑफ टॉक्सिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ इमल्शंस, इमल्शंस बन जाते हैं, पॉसिबल सॉल्वेंट लॉस है, और इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स भी क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एग्जांपल है आयोडीन, सेपरेशन ऑफ आयोडीन फ्रॉम वाटर. आप लोग जानते हैं आयोडीन पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती. क्यों डिजोल्व नहीं होती? आप लोग जानते हैं कि आयोडीन क्या है, नॉन पोलर है, और वाटर है वो पोलर है. सो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन फ्रॉम वाटर, iodine dissolved in water is shaken with carbon tetrachloride. Since iodine is more soluble in carbon tetrachloride, so it transfers to organic layer. ऑर्गेनिक लेयर में इसका पर्पल कलर होता है, एक्वस लेयर में इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है. तो ये आप लोगों के सामने फिगर के अंदर नजर आ रहे हैं आपको, दोनों डिफरेंट कलर्स जो हैं. तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम फर्दर जो है इसकी टर्मिनोलॉजी के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.